बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि बड़ी खबर है हॉकी के हवाले से कि पाकिस्तान हॉकी के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब, उनको, इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं आसिफ बाजवा और जो ट्रेजरर हैं यानी जो खजानची हैं मोहम्मद अखलाक, उनको जो है उनके ओहदों से सुबकदोश कर दिया गया है। इस पे हम बात करेंगे। साथ साथ आज शाहिद खान आफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, उसमें भी बहुत सारी बातें जो है वो सामने आई हैं, कुछ उनके स्टेटमेंट हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और रमीज़ राजा साहब जो मुसलसल खबरों की जीनत बने हुए हैं, इनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। एशिया कप की मेजबानी के लिए श्रीलंका को ग्रीन सिग्नल मिल गया, जबकि रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 28 अगस्त को होगा। कोलंबो में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसाजर मलंग अली कोरोना में मुब्तला हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुल्फकार हैदर के तमाम तर तिब्बी अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। शाहिद आफरीदी कश्मीर प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। पीसीबी अपने कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को लीग में शिरकत की इजाजत दे। चेयरमैन बोर्ड अच्छा काम कर रहा है तो उसे बरकरार रहना चाहिए, शाहिद आफरीदी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोखर, सेक्रेटरी आसिफ बाजवा और खजानची मोहम्मद अखलाक को ओहदों से फारिग कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच सेक्फ्राइड एक्मेन लाहौर पहुंच गए। राफेल नडाल विंबलडन टेस्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने इसमें देखा कि शाहिद खान आफरीदी कश्मीरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। साथ साथ जम्मू जाबाज की क़यादत भी जो है वो शाहिद आफरीदी के पास है। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा नाम है, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड उन्होंने दिया अपने इदारे के तवस्सुत से, और साथ साथ सिंध की टीम के साथ, KCC की टीम के साथ बतौर मैनेजर भी वाबस्ता रहे, और पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा और बड़ा वाइटल रोल है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। ऑलराइट, इसके अलावा जो मेरे साथ शख्सियत बज़रिया टेलीफोन कॉल मौजूद हैं, ये नाम भी किसी तारुफ का, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, जम्मू जाबाज के जनाब ये कोच हैं। साथ साथ जो अंडर 19 टीम है उसकी भी ये कोचिंग कर रहे हैं, और कश्मीरी प्रीमियर लीग के हवाले से एक बड़ा नाम टेस्ट क्रिकेटर रियाज आफरीदी, उनको भी हम शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रियाज आफरीदी साहब। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपकी खैरियत तफसील के साथ जरा मालूम करता हूँ। पहले जरा ज़हीर भाई से पूछ लूँ, क्योंकि रमीज़ राजा साहब की बड़ी गुफ्तगू हो रही है, टॉक ऑफ द टाउन बने हुए रमीज़ भाई, और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ज़हीर भाई आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रमीज़ भाई को किस तरह देखना है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, और साथ साथ जो उनका एक स्टेटमेंट ये आया कि मेरी जान को ख़तरा है, तो इस लेवल पर कभी मैंने इस तरह के मैं सुना नहीं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जान को ख़तरा है, मुझे ब्लड प्रूफ गाड़ी दी जाए। देखें अली भाई, अभी शायद आफरीदी के भी हम बयान देख रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर रमीज़ राजा अच्छा काम करें तो उन्हें करना चाहिए। बात यह है कि नजम सेठी साहब भी अच्छा काम कर रहे थे, मगर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनको भी चेंज होना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है उनको नहीं रहने दिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है हमारा कि जो भी गवर्नमेंट आती है उन्हीं का जो चेयरमैन भी होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर रमीज़ राजा साहब रहते हैं तो शायद आगे जाके हो सकता है डिस्टर्बेंस गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं क्लैश कर सकती है। तो बेहतर यही है कि जब खुद अगर रिज़ाइन कर दें, खुद चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर आपने कहा कि उनको जान को खतरा है, और ब्लड प्रूफ गाड़ी के लिए जो है उन्होंने कहा हुआ है। तो देखें, अगर हमारे चेयरमैन को यहाँ पर ख़तरा है तो फिर हमारे यहाँ फॉरेन टीम कैसे आएगी? अगर हमारे चेयरमैन साहब ये कहें कि मेरी जान को खतरा है तो फॉरेन टीम कैसे आएगी? आप देखें कि स्टेट बैंक के गवर्नर को भी जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी तो नहीं मिली। अच्छा, ठीक है, आज तक। तो फिर एज ए PCB के चेयरमैन जो है, मैं नहीं समझता कि इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, रियाज आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पाकिस्तान के जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, ये एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर माजी के वो कोर्ट कचहरी के और फिक्सिंग के उन्होंने चक्कर काटते रहे, एक जो फास्ट बॉलर है वो लंदन में जेल के अंदर जो है वो जेल में पाबंद सलासल रहे, और एक जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वो DSP बन गए। तो ये कानून के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का। अली भाई देखिए, ये वो क्या कहते हैं इसको, जो जितने भी स्टार हैं ना,
सब अपनी बिग पोस्टिंग पे लगे हुए हैं। हाँ। और जो जिम्मेदारी शाहीन को मिली है ना, हाँ। मुझे लगता है काफी जिम्मेदारी उसने बोझ उठाया सर पे। हाँ। वहाँ पाकिस्तान को संभाला, इधर डीएसपी हाँ। केपी के तो ये वैसे इसको एज ए ऑनर एज ए डीएसपी बनाया। मैं लोगों को सब कह दूं क्योंकि लोग काफी ये सोच रहे कि शाहीन ने पुलिस ज्वाइन कर लिया और वो अभी पुलिस के लिए काम करेंगे, लेकिन एजाज के लिए केपीके ने इसको डीएसपी बना दिया। ठीक है, हम बात करें शहनशाह आफरीदी की, और जितने रियाज आफरीदी खुश होंगे यकीनी तौर पे हम भी इतने खुश हैं, क्योंकि बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे हीरो को जो है वो इस तरह से ऑनर दिया गया और उनको केपीके का जो है वो डीएसपी के ओहदे पे एजाजी और ऑनररी डीएसपी जो है उनको ये ओहदा जो है वो तफवीज़ किया गया। शहनशाह आफरीदी की इस जो ओहदे की जो तकरीब है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, ज़रा ये वो देखते हैं। विकेट उड़ाने वाला शाहीन यूनिफॉर्म पहनकर अफसर बन गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हिस्सा बन गए। हम क्रिकेटर, हम जितने भी लोग हैं, हम आपके लिए हाजिर है, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है। और मैं ये लोगों से भी ये कहता हूँ कि ये सारे हमारे लिए, इनके साथ कोऑपरेट करें। और केपी पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर होना प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने स्टार क्रिकेटर को पुलिस का खैर सगाली सफीर मुकर्रर करते हुए एजाजी डीएसपी का रैंक दे दिया। नेशनल लेवल पे और नेशनल से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे एक कैनवस, एक प्लेटफॉर्म मैसर है, और उस प्लेटफॉर्म पे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एम्बेसडर के तौर पे अपने आप को और हमारी तमाम जितनी भी अचीवमेंट्स हैं और कुर्बानियाँ हैं उनको पेश करें। बहुत अच्छा इकदाम है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का। शाहीन अफरीदी को खैर सगाली सफ़ीर उन्होंने बनाया है, और जितनी कुर्बानियाँ हैं पुलिस की हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, तो देखें लोगों से मोहब्बत का ये भी एक ज़रिया है कि उन्होंने शाहीन अफरीदी को एम्बेसडर बनाया अपना, और मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जैसे आज हमें पता चला कि कितने जवानों और ऑफिसरों ने कुर्बानियाँ दी है हमारे लिए, तो एक अच्छा इकदाम है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह होना भी चाहिए और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की जान अब दुनिया भर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की शान बढ़ाएंगे। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, जीटीवी न्यूज़, पेशावर। जी रियाज, आपने देखी शहनशाह आफरीदी के हवाले से ये रिपोर्ट, और यकीनी तौर पे आप बड़ा फ़ख्र भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, जहाँ पे जम्मू जाबाज से कैप्टन हैं शाहिद खान आफरीदी, और साथ साथ उनको ब्रांड एम्बेसडर भी जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग का बना दिया गया है। क्या तैयारियाँ हैं जम्मू जाबाज की, क्योंकि नई टीम में इंडक्ट होने जा रही है कश्मीर प्रीमियर लीग में? अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो शाहीन की देखो जितनी खुशी मुझे लगता है पूरी केपीके पूरे पाकिस्तान होगा, उसको एक एजाजी डीएसपी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र करते हैं हम इस बात पे। और जैसे जम्मू जाबाज की तो हम तैयारी, अली भाई आपको पता है, आपके साथ मैं हर टाइम कनेक्ट होता हूँ, ये 5 महीने से हम तैयारी कर, और सबसे जो जबरदस्त एग्जाम हुआ, शाहिद भाई हमारे साथ जुड़ गए, ये सबसे बड़ी न्यूज है और सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखें लास्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम हुआ है केपीएल, उसमें शाहिद भाई कैप्टन थे और उसने ट्रॉफी उठाई है। तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी शाहिद भाई के साथ है, और शाहिद भाई हमें उनसे और सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह इस दफा भी सीजन 2 उससे अच्छा होगा, और उसमें नए प्लेयर और उभरते नजर आएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कहा कि पीसीबी को चाहिए कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनको कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने का मौका देना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है। आपको लगता है कि पीसीबी इस दफ़ा अलाउ करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो काफ़ी मुश्किलात हुई थी? देखिए अभी तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स काफी बिजी हैं, और हाँ उसमें जो प्लेयर हैं अभी जो टूर्स पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट है हर जगह पे खेलनी चाहिए, और ये उनका हक भी बनता है एज ए प्रोफेशनल। अगर हम श्रीलंका जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो हर जगह पे खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेन प्लेयर है और टीम में है वो तो वैसे भी बिजी होता है, वो तो एज ए लॉ सब अपने पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं। तो मेरा अपने मुल्क में जिधर भी टूर्नामेंट हो तो वो खेलना चाहिए प्लेयर्स। ठीक है, ज़हीर भाई आपको क्या लगता है, आप रमज़ान टूर्नामेंट अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त करवाया, और ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आपने उस रमज़ान टूर्नामेंट में खिलवाए। जो शाहिद आफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है कि पीसीबी को चाहिए सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, रीजन के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको अलाउ करे, इससे कश्मीर प्रीमियर लीग मजीद सज जाएगी। देखें, बिल्कुल शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल ठीक बात कही। अभी रियाज आफरीदी ने भी ये बात कही कि जब वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जब खेलने जा सकते हैं, तो ये तो हमारे पाकिस्तान की लीग है, और ये एक ऐसा नाम है कश्मीर का जो अब हम पाकिस्तानियों के रग रग के अंदर शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है हमारी कश्मीर के नाम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, और उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स जो है उनको अलाउ करना चाहिए। क्योंकि जब वो बेहतर यही है कि जब वो घर बैठे हों या कहीं दूसरी कंट्री में जाके खेलें, अगर वो यहाँ खेलना
चाहे तो उनको खेलना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर। अच्छा, दूसरी तरफ जो शाहिद आफरीदी ने रियाज जो एक मैसेज दिया है, उन्होंने इंडिया को भी कहा है कि 24 अगस्त को पाकिस्तान का एशिया कप से मैच है और ये कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जो शायद चुपता है, शायद नहीं बल्कि यकीनन चुपता है बीसीसीआई को, क्योंकि लास्ट टाइम हर्षल गिव्स आए थे, जो कमेंटेटर्स आए थे, उनको भी कहा गया कि जनाब आप आईपीएल में नहीं कर सकते कमेंट्री, और मोंटी पेनिसर को इस वजह से गिव अप करना पड़ा क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो अभी भी इंडिया में मौजूद हैं। उन्होंने मेरे ही शो में आके कहा कि अगर वो यहाँ पे आके खेलते तो शायद उनको इंडिया में मुश्किलात होती। तो जो मैसेज उन्होंने दिया है कि जी अपने प्लेयर को भी खेलने का मौका दे और जो प्लेयर्स उनको आके खेलने का मौका मिलना चाहिए, इस तनाजुर में 24 अगस्त को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कितना जो आपको लगता है कि उसकी राइवलरी बढ़ जाएगी? सॉरी, 28 अगस्त को मैच है। देखिए अली भाई, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच, चाहे एशिया कप में हो, चाहे वर्ल्ड कप में हो, चाहे वैसे एक सीरीज हो, तो वो वैसे भी बहुत बड़ा मैच होता है और उसमें एक जुनून होता है प्लेयर्स का, वो अलग फीलिंग होती है उनकी। और इंशाल्लाह इस दफा जो हमने उनको वर्ल्ड कप में उनको हराया जिस तरीके से, तो आई थिंक वो बड़े सोच के आएंगे। और पहले जो मीडिया पे बैठ के वो भूंगे मारते थे ना बड़ी बड़ी, तो आइंदा इस दफा सोच समझ के बात करेंगे पाकिस्तान से 24 तारीख को जब मैच है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो है वो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, अभी शाहिद आफरीदी ने एक और स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि तिलकर इतने दलशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, गिब्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, और भी एक दो प्लेयर के नाम लिए। तो क्या ये प्लेयर जम्मू जाबाज के साथ मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं या केपीएल के साथ हैं? देखिए ये तो डिपेंड ऑन ड्राफ्टिंग करेगा इंशाल्लाह। जब ड्राफ्टिंग में अगर इसे खेलने आते हैं तो डेफिनेटली हर फ्रेंचाइज एक प्लेयर लेगी वहां से, अगर एज ए कमेंटेटर या एज ए और मेंटोर या वट एवर जैसे भी आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह यही मैंने भी आरे भाई से बात हुई है, मेरी भी उनसे बात हुई कि एज ए हेड कोच, तो उसने हमें यही बोला था कि इस तरह ये लोगों ने हामी भरी है, इंशाल्लाह इस दफा सीजन 2 में नजर आएंगे। ठीक है। और क्या टिप्स दी आपकी, क्योंकि टिप्स बड़ी काम आती हैं अभी श्रीलंका की सीरीज के लिए, क्या टिप्स दी आपने शाहीन को? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वो फिट होके गए माशाल्लाह, और जबरदस्त उसके हौसले बुलंद है, और उसको यही कहा है कि इंशाल्लाह बेटा जिस तरह आप चल रहे हो, अभी तो मजे की बात है साथ बैटिंग भी कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर उसको हम थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं। और जो देखिए मैं बिफोर मैच विकेट का सारा होता है, वो फिर मुझे बताते हैं कि भाई विकेट का इस तरह माहौल है, तो उस हिसाब से फिर उसी टाइम पर उसको हम ब्रीफ करते हो। इंशाल्लाह वो अगर मैं उसको बोलता हूँ कि 10 बॉल यहाँ पे करो और 8 बॉल उसकी वहाँ पड़ते, तो उसको बहुत फायदा होता है। ठीक है। और रियाज, अब आखिरी मेरा सवाल है जो मैं हमेशा करता हूँ, अब क्या क्या करें? लाहौर कलंदर को ट्रॉफी जितवा दे, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर दे, पहले दूसरे ओवर में विकेट हासिल कर ले। अब तो पुलिस में भी नौकरी मिल गई लड़के को, अब किस चीज का इंतजार है? अभी वनडे वर्ल्ड कप का इंतजार है, वनडे वर्ल्ड कप भी लिया है पाकिस्तान, फिर उसके बाद 3 साल के बाद फिर हम सब जश्न मनाएंगे। ठीक है। मुझे लग रहा है आपने वो लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है शाहिद आफरीदी को कि अब ये कर लो, अब ये कर लो और अब ये कर लो। अली भाई अभी डीएसपी हो गया, अब बात नहीं कर सकते, डंडा उसके हाथ में होता है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच रियाज आफरीदी। और आपने हमारे शो में, कराची में जब आएंगे तो आपने हमारे शो में आना है इंशाल्लाह। मैं सर 13-14 को आ रहा हूँ आपके पास, चले जरूर। चले। रियाज आफरीदी के साथ हमेशा से बड़े एक दोस्ताना से मरासिम रहे, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और हमेशा इनकी ताउन, इनका मोहब्बत जी स्पोर्ट्स को हासिल रहा है। ज़ेर भाई के साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले रियाज आफरीदी और ज़हीरुल हसन साहब से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से स्पेशली। अब ज़रा बात करते हैं ज़हीर भाई से। ज़हीर भाई, ये जो स्टेटमेंट आया है शाहिद खान आफरीदी का कि बीसीसीआई को चाहिए रुकावट ना डाले कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए, लेकिन रुकावट तो डलेगी। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि शायद आफरीदी के कहने के ऊपर जो है ना वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है उनसे पाकिस्तान बोर्ड की कभी बनती नहीं है और ना ही कभी बनेगी। ठीक है, वो तो चाहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, तो कश्मीर को कैसे सपोर्ट करेंगे? अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आया था अभी आरिफ मलिक साहब का, जो केपीएल के रूहे रवाएं, कि उन्होंने कहा विराट कोहली या तो आके खेल लें, अगर खेल नहीं रहे तो फिर आके देख लें, तो ये क्या स्टेटमेंट था, जबकि हम सबको ही पता है कि इंडिया इजाज़त देगा ही नहीं। इन्होंने अपने दिल को बड़ा करके एक ऑफर की है कि जो है वो पाकिस्तान आ जाए तो हमारे दिल खुले में दिल बड़े। और आपको पता है कि जब भी इंडिया की टीम या पाकिस्तान आती थी तो यहाँ बड़ी इज्जत से जो है लोग पेश आते थे, कभी और हम भी वहाँ जाते थे, ऐसे ही था, हम भी वहाँ जाते थे, ऐसे होता था। और देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि पब्लिक लेवल के ऊपर जो है जब मैचेस होते हैं तो इतने सारे इशू नहीं आते हैं, अगर इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया जाए तो फिर जो है बहुत सारे इशूज़ पैदा हो जाते हैं। अच्छा, जरा वापस आते हैं रमीज राजा साहब को, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप किस तरह आपने देखा, क्योंकि आप खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा नाम है और अब तक वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है गवर्नमेंट चली गई, लोग कहते हैं
चले जाना चाहिए, लेकिन काम वो कैसा कर रहे हैं? देखिए काम तो मैंने आपको कहा ना, नजम सेठी साहब भी अच्छा कर रहे थे, PSL की बुनियाद उन्होंने रखी। जैसे जुल्कुरदैन के हवाले से उन्होंने फौरन नदीम खान को भेजा, अच्छा काम है उन्होंने, ये पेंशन बढ़ाई। पेंशन देखें, पहली बात तो ये है कि ठीक है प्लेयर्स की उन्होंने पेंशन बढ़ाई। देखें जो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने इदारों से भी पेंशन ले रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी पेंशन ले रहे हैं। देखिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट खेली है, ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक हैवी आगे जाके अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें से प्लेयर्स ऐसे हैं जो किसी इदारों से भी रिटायर हुए हैं और वहाँ से भी पेंशन ले रहे हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी पेंशन ले रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जिस फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को जिनकी ज़रूरत है पैसों की, जिन ग्रेड 2 को अंडर 19 को जब पैसे की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस पर फ़र्क आएगा। ऑलरेडी देखें डिपार्टमेंट जो आप बोझ की बात कर रहे हैं, अभी जो जूनियर प्रीमियर लीग कराने जा रहे हैं वो भी काफ़ी महंगी है, मेंटोर्स को भी ठीक ठाक पैसे दिए जा रहे हैं, तो इतना पैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्योंकि आप तो जिस तरह मैंने गुज़िश्ता शो में कहा था, किसी एक शो में, कि अनसंग हीरो हैं PSL के ज़हीरुल हसन साहब और इनका इदारा। देखें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ICC से बहुत ज़्यादा समझ लें कि पैसा मिलता है उनको, और पैसा तो है उनके पास, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब सीरीज़ हो गई है, पाकिस्तान से बाहर भी सीरीज़ हो गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है इस वजह से थोड़ा डिसीजन ले रहे हैं, थोड़ा बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं ये। देखिए प्लेयर्स को सपोर्ट करना अच्छी बात है, मैं नहीं कहता, और ये रवायत मैंने ही शुरू की है पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर स्पेशली। और मुझे बहुत सारे सीनियर लोग जो थे वो मुझसे नाराज़ भी हुए कि ज़हीर ने ऐसा क्यों किया कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो खिलाड़ियों की सैलरीज इतनी बढ़वा दी और इतनी सहूलत दे दी, जबकि मैं मुझसे ज़्यादा मतलब है कि दर्द नहीं रख सकते। और मगर मैं आज ये बात ही कह रहा हूँ कि देखें पेंशन देना कोई बुरी बात नहीं है, मगर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो अपने इदारों से भी पेंशन ले रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ले रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो एम्प्लॉय थोड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई सरकारी इदारा तो है नहीं कि जो है वो मतलब सबको जो है वो बांटता रहे, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है। हमें क्रिकेट के प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आप ये समझते हैं इस तरह क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेटर जो 60 ईयर प्लस हैं उनकी पेंशन में 1-1 लाख रुपए का इजाफा किया, इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले लेकिन वनडे ज़रूर खेले, क्योंकि T20 तो 60 साल से ऊपर का खेल ही नहीं सकता, क्योंकि T20 अभी आई है। तो वनडे क्रिकेट जो 60 साल से ऊपर के प्लेयर खेले उनके हवाले से भी सोचना चाहिए। और एक मेरी भी अपनी एक तजवीज़ है इस हवाले से कि जो 50 कम से कम जो फर्स्ट क्लास मैच खेला है वो डेफिनेटली कोई क्रिकेटर ही होगा, वो प्लेयर ही होगा ना जो 50 फर्स्ट क्लास मैच खेला और 60 साल से ऊपर है, तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचे, क्योंकि अब ये वो लोग हैं जो कुछ और काम कर नहीं सकते हैं। देखें आप एक चीज़ देखें कि अभी जो हाल ही में कराची में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ज़्यादातर वही लोग थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। और मेरे ख्याल है कि मैंने ये भी सुना है कि अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। रमीज़ आज़ा साहब ने कहा है कि वो क्योंकि पाकिस्तान बोर्ड से जो है पेंशन ले रहे हैं तो इसलिए जो है वो कोई बात नहीं करेंगे। तो अब मुझे ये लग रहा है कि शायद हो सकता है ये एक पॉलिटिकली डिसीजन था सब सारे उन लोगों को कंट्रोल करने का जो आके एक कोई क्रिटिसाइज करते थे PCB के ऊपर। भाई देखिए जो प्लेयर वहाँ मौजूद थे उसमें माँ सिवाय चंद एक के, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था 60 साल से ऊपर का हो, सिवाय 1-2 लोग ऐसे थे, शोएब हबीब साहब हैं वो 60 साल के ऊपर के हो सकता है कि हों, बल्कि शायद हों, और बाकी जो प्लेयर थे तनवीर अहमद थे, सईद आज़ाद थे, हारिस खान थे, या और प्लेयर थे, महमूद हामिद थे, फैसल इकबाल थे, तो सब 60 साल से कम है। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए उसमें इकबाल कासिम साहब को भी इनवाइट नहीं किया था, मोइन खान भी नजर नहीं आया उसके अंदर। तो वो लोग नजर आए जो PCB पे क्रिटिसाइज करते थे, और फिर वहाँ पे तो जो डिस्कशन हुई है कि जो है ऑर्गेनाइजर जो है क्लब के वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। देखिए वहाँ पेंशन की बात करने के लिए तो नहीं बुलाया था या मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए तो नहीं बुलाया था, वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बुलाया, वो बात हुई नहीं। और वहाँ पर जो है ये हो रहा था एक टेस्ट क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैनेजर रहे हैं और उनके ऊपर आपने देखा होगा कि करप्शन का कितना केस चला कि उन्होंने लंच के पैसे तक जो है नहीं दिए थे और बहुत आगे जब शोर हुआ तो दिए। अब वो वहाँ बैठ के और एक और टेस्ट क्रिकेटर बैठ के ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। मुझे एक बात बताएं कि ऑर्गेनाइजर सपोर्ट नहीं करेगा क्लब प्लेयर्स को तो कौन करेगा, जबकि प्लेयर्स के पेरेंट्स भी इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, ना उसका भाई सपोर्ट करता है। असल तो ऑर्गेनाइजर होते हैं। मैं समझता हूँ जो क्लब जो लोग चलाते हैं वो हमारे लिए मेन रोल है, जो पाकिस्तान को प्लेयर देते हैं। देखें स्टेट बैंक कोई इदारा अगर टीम बनाता था अपनी तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर कोई प्लेयर लेते थे तो हम उनकी परफॉर्मेंस वहीं से चेक करके लेते थे, और वो क्लब जो है क्लब के जो अहदेदार जो प्रेसिडेंट वगैरह जो होते थे जो भी ऑर्गेनाइजर होते थे वही उनको पहले बनाते हैं। चाहे वो अंडर 19 की टीम पहले बनती थी तब भी प्लेयर्स वहां से आते थे, ग्रास रूट से ही प्लेयर सामने आते हैं। ये तो हमने ज़हीरुल हसन साहब का भी मौक़िफ़ लिया, इसके साथ साथ विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो शिकायत का सिलसिला जारी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बिलखुसूस सिद्रा अमीन के जिसने बड़ी परफॉर्मेंस दी, इसने 3
बनाई, सिद्दर अमीन को जो है उसकी जो कैटेगरी है शायद वो उनके शान नहीं है। इसके अलावा एमन अनवर है जिनकी कैटेगरी, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, और भी ऐसी प्लेयर हैं, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ज़हीर साहब का विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी इनपुट है। एक और साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से, उनसे भी बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामला के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंस क्रिकेट के हवाले से, अब थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ज़हीर उल हसन साहब ने अपने इदारे की विमेन की क्रिकेट टीम बनाई और विमेंस क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी आ रही हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, टीम में सिलेक्शन के हवाले से। तो ज़हीर साहब ये बताइएगा कि अभी जो विमेंस क्रिकेट टीम आपने बनाई, मेंस क्रिकेट टीम भी आपने चलाई, विमेंस की भी क्रिकेट टीम आपने चलाई, क्या आपको डिफ़िकल्टीज पेश आई? देखिए, कहते हैं कि बॉयज़ के अंदर पॉलिटिक्स होती है, मैं समझता हूँ कि वुमेन्स के अंदर उससे भी ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ठीक है, अभी आप देखिए इन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसके अंदर सिद्दर अमीन का कहीं जो उसको ए ग्रेड के अंदर होना चाहिए था, ए कैटेगरी में। 3 सेंचुरी उसकी वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की वाइट प्लेयर है जिसने 100 किए हैं। इसके अलावा 2 डबल सेंचुरी अभी की हुई है और उनको सी कैटेगरी में रखा हुआ है। उस कायनात हफीज़ का नाम नहीं है, नतालिया का बिल्कुल भी नाम नहीं है, मतलब ज्यादतियों से। एमन अनवर का भी नाम, एमन अनवर का भी बिल्कुल नाम नहीं है। तो मतलब ये ज्यादती तो इन्होंने की हुई है ना, ये मुझे नहीं समझ आती कि क्या क्राइटेरिया इनका। ठीक है, क्या क्राइटेरिया जरा जानते हैं इरफान साहब से, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। विमेंस क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम है, विमेंस की कोचिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इरफान साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कि हमें वक्त दिया। ये बताइए कि विमेंस क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आपने काफी काम किया है। ये सबसे पहले ये मुनीबा के हवाले से बताइएगा कि मुनीबा का जहां तक मेरी नॉलेज है वो आपकी कोचिंग में भी खेली है। क्या ये विकेट कीपर हैं कि जिनको विकेट कीपर बना के पेश किया जा रहा है? नहीं, जबरदस्ती बनाया है। अभी तो ऐसे कैचेस ने छोड़े हैं, स्टंप छोड़े हैं, उसको बॉल पकड़ना ही नहीं आता। बेसिकली वो एज ए ऑफ स्पिनर आई थी। ठीक है, सिर्फ वो जो क्योंकि बिस्मा की टीममेट है, ZTPL से खेलती हुई, इसलिए उसको घुसाने के चक्कर में वो है। अब सिद्दर अमीन जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी आप बात बहुत करते हैं लोग, पाकिस्तान में एक सीजन में 2 सेंचुरियां कभी किसी ने की, वर्ल्ड कप की वो पहली प्लेयर की 3 सेंचुरी की, 3 रिकॉर्ड किए उसने इस साल में। जो वुमेन ऑफ द सीरीज आपने उसको अनाउंस किया, और वेस्ट इसके बाद पहले आपने वेस्ट इंडीज से एक सीरीज जीती, उसमें भी वो वुमेन ऑफ द सीरीज वही थी। लेकिन अफसोस की बात है, जिसको ए में होना चाहिए था वो सी में है। और जो बी की लाइन है वो कहते हैं कि एक फॉर्मेट खेलती है, वही अजरुद्दीन भी एक फॉर्मेट खेलता है, वो तो ए में है। दूसरी बात ये है कि आप इनको देख लें कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं 14 बंदों में, आपने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। आप जहाँ इंग्लैंड रहे हैं, जहाँ आप यूरोप में रहे हैं, जहाँ बॉल स्विंग होना है, और नतालिया जैसी प्लेयर जो बेहतरीन ऑलराउंडर थी, आपकी बैटिंग में डेप्थ आ जाती। और आपने गुलफरोजा को रखा विकेट कीपर, आपने उससे कीपिंग भी नहीं कराई T20 में, वो विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, ये बताइए तूबा, क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है, तूबा हसन की काफी बात हो रही है, उसने बच्ची ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। लेकिन गुलाम फातिमा भी तो एक ऐसी प्लेयर थी ना कि जो लेग स्पिन करती थी, तो गुलाम फातिमा एकदम से बाहर हो गई और तूबा अंदर आके उन्होंने परफॉर्म किया, तो क्या गुलाम फातिमा किसी से कम थी? हाँ, तो मेरा ख्याल में तो जो उसकी फ्लाइट का ब्रेक जो है गुलाम फातिमा का ज्यादा बेहतर है उससे। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो T20 में खिलाया इन्होंने, वो आउट कर गई, तो उसकी सिलेक्शन उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया। लेकिन बात ये है कि अभी ये जो विकेट्स जैसी इन्होंने कराई हैं, अफसोस की तो बात ये है कि नॉर्थ एंड वो कौन सी जगह जहां बिल्कुल टूटी हुई विकेट थी, वो इस विकेट काबिल नहीं थी कि वहां T20 के मैचेस होते। वो ब्रेक बहुत हो रहा था, उसको एडवांटेज मिला तो उसने फायदा उठाया। लेकिन वहां ब्रेक होने वाला नहीं है इंग्लैंड में। आप जहां जा रहे हैं वहां आपको एक स्पिनर और स्विंग बॉलर के, एमन अनवर ठीक है स्विंग कर रहे हैं। अब एमन अनवर की बात सुन लें आप, आपने 20 लड़कियां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ली और उसको 14 में रखा। अगर वो इतनी अच्छी नहीं थी तो उसको 14 में क्यों रखा, और अगर 14 में रखा तो फिर इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? ये अजीबो गरीब किस्म की है। और एमन अनवर की जो एक अरसे से आप कैरी कर रहे हैं एमन अनवर को, अब जब जाके वो प्लेयर बनना शुरू हुई है तो फिर आपने उसको बाहर कर दिया। सर जी, एमन अनवर को नहीं, कायनात इम्तियाज बिल्कुल अनफिट है। इसके साथ ये ज्यादा इफेक्टिव बॉलर होंगी, एमन अनवर और नतालिया प्रेस, ये दोनों स्विंग बॉलर हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। और उन जिस कंडीशन में आप जा रहे हैं, और ज़हीर भाई को इस बात का पता है कि शी इज अ वंडरफुल ऑलराउंडर। नतालिया जैसी बैटिंग इनके बैट्समैन नहीं करते। ठीक है, मैं
उनसे जो दो इनके ऊपर से बैट्समैन हैं उनसे ज्यादा अच्छा बैट्समैन नतालिया को रेट करता हूँ। ठीक है इरफान साहब, वक्त थोड़ा सा महदूद है और मैं जरा तफसील के साथ आपको किसी शो में इंडक्ट जरूर करूंगा और आपकी विजडम का जरूर हम फायदा भी उठाएंगे कि हम पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से आपका बड़ा नाम है, बड़ी आपकी इस पर रिसर्च काम भी किया आपने, तो जरूर आपको यकीनी तौर पर आपका इनपुट भी लेंगे। ये जो बता रहे हैं अहमद अनवर के साथ जिस तरह जाती हुई, कायनात हफीज़ का नाम ले रहे हैं और भी ऐसी प्लेयर है, नतालिया का उन्होंने नाम लिया, ये सिलसिला रुकेगा आपको लगता है या फिर उरूज मुमताज़ के होते हुए ये सिलसिला जारी रहेगा? देखें, पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीनियर लोग हैं उनको एक्शन लेना होगा। बिल्कुल ही मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर छोड़ दें और वो समझ रहे हैं कि शायद सिलेक्शन कमेटी जो बनी हुई है वो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी उन्होंने अहमद अनवर की बात की, बिल्कुल ठीक कहा कि जब अहमद अनवर की पोजीशन बन गई कि वो अब रेगुलर टीम में आना चाहिए तो उसे बिल्कुल बाहर करके रख दिया सेंट्रल कॉन्टेक्ट से। अगर नतालिया जैसा ऑलराउंडर, मैं कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी ऑलराउंडर, वो कश्मीर से खेल कर आई, कश्मीर से होकर आई थी, कश्मीर से यहाँ खेलने के लिए आई थी कैनेट कॉलेज लाहौर के अंदर, और इरफान साहब ने जो है उसको बनाया था। और मैं समझता हूँ कि उसके साथ बड़ी ज्यादती की है कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो चलो ठीक है, उसमें तो ले ही नहीं रहे, उसे खिला भी नहीं रहे किसी जगह। और फिर आप देखें साथ के अंदर कायनात हफीज जब वो बन गई बैट्समैन तो उसको बैटर बन गई तो उसको बाहर कर दिया उन्होंने। और मुनीबा जो है, मैं समझ रहा हूँ कि एक अरसे से मैं उसे देख रहा हूँ, मुनीबा की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ दोस्ती यारी चल रही है। इसकी दोस्ती है बिस्मा की। देखें, बिस्मा मैं नहीं समझता कि बिस्मा जो है फेयर होकर काम कर रही है। पहली बात है, बिस्मा टी20 की प्लेयर ही नहीं है, तो आप उनको क्यों, आलिया रियाज को कप्तान बनाना चाहिए उसूलन तो टी20 का। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की बात की ज़हीर मैंने कि ये बाहर हो गए, ये बाहर हो गए, ये बाहर हो गए। एक और भी जो है वो आज हमने आपने टॉप स्टोरीज में देखा होगा कि एक और भी टीम बाहर हुई है और वो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट के, जहाँ पे प्रेसिडेंट सज्जाद खोकर साहब, जो ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब है, बड़ा नाम है हॉकी के हवाले से, उनको जो है वो आज उनके ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। साथ साथ आसिफ बाजवा और जो खजानची हैं, ट्रेजरर है मोहम्मद इखलाक, उनके ओहदे की चूंकि मियाद पूरी हो चुकी थी, तो उन तीनों को जो है उनके ओहदों से सबकदोश कर दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं GTV के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग का एक बड़ा नाम असगर अजीम साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि हॉकी में क्या और एक दफा फिर ये नारा तो नहीं शुरू हो गया कि बाजवा हटाओ हॉकी बचाओ? मुझे लगता है आपको पूरी खबर पता है। क्योंकि आपने तो यही किया है कि बाजवा हटाओ और हॉकी बचाओ। असल में जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वजारत जो है IPC के हवाले से नोटिस जारी किया है, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि 4 साल मुद्दत चूंकि पूरी हो गई थी, तो इस मुद्दत के पूरी होने के बाद 2 माह मजीद गुजर गए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है वो इंतखाबात नहीं कराए, जिसके बायस ओवर डेट होने की वजह से इन्हें जो है उनके ओहदों से सबकदोश कर दिया गया है। 3 ओहदेदार इनके मुंतखब होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। सदर जो है ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब, वो अपनी 2 मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उनको 8 साल हो गए। जबकि इस दौरान जो सेकंड टर्म में जो है पहले शहबाज सीनियर सेक्रेटरी थे जो कि 2019 में फारिग हुए, तो आसिफ बाजवा जो आए थे वो मिड टर्म पीरियड के लिए आए थे और उनका टाइम पीरियड भी जो है वो अच्छा असगर ये बताइएगा, 14 मई को मुकम्मल हो गया। ठीक है, अच्छा असगर ये बताइएगा कि जो फैसले हो रहे हैं कि अभी इनको हटा दिया, अभी रजनीश राजा साहब के साथ क्रिकेट की अगर मैं बात करूं अनसर्टेनिटी है, वो जूनियर प्रीमियर लीग, विमेंस लीग करवाने के हवाले से जा रहे हैं, इनकी अपना नहीं पता कि ये रहेंगे नहीं रहेंगे, ये हॉकी लीग कराने का इन्होंने ऐलान कर दिया। तो इन तमाम फैसलों को आप किस तरह देख रहे हैं कि ऊपर के लोगों की अनसर्टेनिटी है कि ओहदों पे रहेंगे नहीं रहेंगे और ऐलान वो बड़े बड़े करके जा रहे हैं? अली भाई, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक ये जो आज नोटिफिकेशन हुआ है, इंतहाई इमरजेंसी में शाम ऑफिस बंद होने के वक्त 4 बजे वजारत IPC की जानिब से जो है वो लेटर आता है, वो अहकामात आते हैं कि ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पे जारी कर दिया जाए। जबकि आपको पता है कल से जो है वो ईद की छुट्टियां पूरे पाकिस्तान में होंगी, तो ये उजलत का फैसला इस बात की गम्माजी कर रहा है कि आज से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या हुकूमत पाकिस्तान फेडरेशन में अपने लोगों को लाने के लिए प्लानिंग कर रही है। सज्जाद खोकर तो वैसे ही फारिग हो गए 2 टर्म पूरी करके, अब जो है निशाना वो आसिफ बाजवा है और आसिफ बाजवा की रुखसती के बाद मुस्लिम लीग की कोई जो है वहां पर ओहदेदार होगा और यही सूरत हाल आप चंद दिनों में जो है ना वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखेंगे और दीगर जगहों पे भी। चूंकि अच्छा असगर ये बताइए, आप बड़े मालूमात रखने वाले साहफी हैं, बताएं कि सेक्रेटरी हैकमैन का जो वीजे का मामला था, क्या वो भी कुछ इसी से कोरिलेट करता था जो इतनी ताखिर हो रही थी? देखिए
देखिए वो एक अलग इशू है, उस हवाले से तो खुद नाअहलियत थी हमारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, और इस हवाले से जो पीएसबी जो है वो शुरू में इनके साथ ताउन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है जो एनओसी का मामला दाखिले का होता है वो थ्रू पीएसबी के जाता है, अगर डायरेक्ट जे नहीं भेज सकते हैं। और खुद साबिक वफाकी वजीर ज्योति फहमीदा मिर्जा वो इस बात का एतराफ कर चुकी थी कि तमाम एनओसीज की जिम्मेदारी हमारी है, कोई भी फेडरेशन वो बराह रास्त नहीं जाता, हम लेटर लिखते हैं और उसी के जरिए जो ये सारे मामला तय होते हैं। तो अब एनओसी सही मिले गलत मिले, पैरेलल बॉडी को मिले या पसंदीदा। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि जो 12 खिलाड़ियों का मामला था, क्या ये भी इन तीनों के डिपार्चर का बाइस बना है? देखिए इस डिपार्चर में कहीं ना कहीं ख्वाजा जुनैद की मैं समझता हूँ, जो मेरे जरा बताते हैं इन्वॉल्वमेंट है। ख्वाजा जुनैद लाहौर और पंजाब के बड़ी मकबूल शख्सियत हैं और उनको जिस तरीके से हटाया गया है सिर्फ उन्हीं को जिम्मेदार ठहराकर वो इंतहाई एक ढोंगे तरीका है, क्योंकि ख्वाजा जुनैद की जहाँ तक जिम्मेदारी थी वो तो गिल्टी थे और उनको हटाना था, लेकिन तरीकेकार बिल्कुल गलत अपनाया गया। जो कमेटी बनाई गई ना उसकी कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई बयान हुआ, ना कुछ हुआ, और ऐसा लगता है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत आसिफ बाजवा साहब ने जो है वन मैन शो करते हुए उन्हें फारिग किया। और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि जो मंजूर जूनियर है, जो गोल्डन मैन हॉकी के गोल्डन मैन कहलाते हैं, उनको सीनियर टीम से उठाकर जूनियर टीम का मैनेजर बनाया। तो इस किस्म के जो आमराना फैसला आसिफ बाजवा ने किए हैं, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ख्वाजा जुनैद बल्कि इसके पीछे और भी कई लोग हैं जो मुस्लिम लीग के बहुत करीब हैं, और 2 दिन पहले मुस्लिम लीग के चंद अहदेदारों से कुछ लोगों की मुलाकातें भी हुई हैं, और ये सब मैं समझता हूँ उसी तसल्सल की कड़ियां हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हॉकी के हवाले से बात कर रहे थे। आपने भी क्रिकेट की टीम, हॉकी की टीम की तरफ क्यों नहीं गए वैसे आप? स्टेट बैंक की पहले हॉकी की टीम थी किसी ज़माने में, और उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमने कोशिश भी की कि हम जिस तरीके से हम स्टेट बैंक गवर्नर कप क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते थे, तो हमने कोशिश की कि बैंकों की टीम बने और हम एक टूर्नामेंट करवाएं। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो 3 से 4 टीमें उन्होंने बनाई थी, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था हॉकी के अंदर, तो जिसकी वजह से जो है फिर हम हॉकी को प्रमोट नहीं कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़हीरुल हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने शो के लिए वक्त निकाला और आपको ईद की पेश की मुबारकबाद। अली भाई आपका भी जीटीवी का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ इन्वाइट किया और मौका दिया बोलने का। इसके साथ साथ हम रियाज आफरीदी साहब के, असगर अजीम साहब के, इरफान साहब के भी इंतहाई मशकूर हैं कि आज के शो में हमारे साथ वो मौजूद थे। अली सलमान की जानिब से, जी टीवी की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से ईद उल अज़हा की एडवांस मुबारकबाद। इंशाल्लाह ईद के शो में आपसे मुलाकात होगी। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए।